एटॉमिक स्ट्रक्चर से आज का हमारा लेक्चर है दैट इज एक्सरेस। आज के इस लेक्चर में मैं आप लोग को बताऊंगा कि एक्सरेस क्या होती है, इसकी टाइप्स कितनी है, इसको हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं और साथ में इसकी जो मजीद जो टाइप्स है उसको बता के और एट द एंड इसकी प्रॉपर्टी और ये किस फीड के अंदर यूज होते हैं वो सारी चीजें मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। आइए हम इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। अब यहाँ इंट्रोडक्शन में आज आप लोग को लिख किया कि टाइम्स आए ना हो, ये जो रेडिएशन होती है इसकी जो रेंज होती है 10⁻⁻² एंगस्ट्रॉम से लेकर 10⁻², या नैनोमीटर में लोगे तो 0.001 नैनोमीटर टू 10 नैनोमीटर। अब देखो यहां पर लिखे कि डिस्कवर बाय डब्ल्यू.सी. रोंजन इन 1895। देखो ये डिस्कवर कैसे हुए, इसके पीछे थोड़ी सी बात मैं कर लेता हूं आप लोग। जब मैं इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी आप लोगों को पढ़ा रहा था, यानी डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट जो हमने पढ़ लिया, उसमें मैंने ये कहा था कि ये जो कैथोड रेज है इसकी एक प्रॉपर्टी ये, इलेक्ट्रॉन मींस कैथोड रेज, इसकी एक प्रॉपर्टी ये है कि जब ये किसी हैवी मेटल के सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करती है तो वहां से जो है ना वहां से एक्स रेज प्रोड्यूस होते हैं। अब ये जो डब्ल्यू.सी. रोंजन है ये क्या कर रहा था, ये जो वही कैथोड रेज है उसकी प्रॉपर्टी पढ़ रहा था, उसकी प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहा था कैथोड रेज की। इसने क्या किया, यहां से मैं बताऊंगा, यहां से आप लोग देख सकते हो, लेकिन ये वो वाला मेथड नहीं, ये तो आम जर्नल से तरीके की एक्सरेज प्रोड्यूस कैसी होती है, तो मैं इसी को लेते हुए इसको आप लोग डिस्चार्ज ट्यूब इस वक्त समझ लो। इसने क्या किया, इसने यहाँ पर ये जो एनोड है ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनोड यूज कर रहा था, एनोड को चेंज कर रहा था और कैथोड वही इसने लिया था डब्ल्यू.सी. रोंजन ने। तो जब इसने देखा कि यहाँ ये जो एनोड से जो है ना, एनोड से डिफरेंट काइंड्स की रेडिएशन निकल रही है और इन रेडिएशन को ये पढ़ रहा था, उसमें से कुछ ऐसी रेडिएशन निकल गई जिसकी वो प्रॉपर्टी पढ़ रहा था, और प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद वो जो है ना वो ना आप लोग के पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, अगर आप लोग देख लो लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ लिया IR, यूवी, माइक्रोवेव और इसी तरह एक्स गामा रेज और कॉस्मिक रेज वगैरह, इन सब के साथ इसकी प्रॉपर्टी जो थी ना वो मैच नहीं कर रही थी। और सिमिलरली देखो रेडिएशन दो तरह के होते हैं, एक बीम ऑफ पार्टिकल्स होते हैं और एक बीम ऑफ फोटॉन होता है। एक लाइट की रेडिएशन होती है और एक पार्टिकल की रेडिएशन होती है, और पार्टिकल की जो रेडिएशन है ना वो कैथोड रेज है। कैथोड रे असल में क्या था, वो बीम ऑफ पार्टिकल था जो सीधा घूम रहा था। इसी तरह एनोड रेज या एनोड रेज को अगर आप लोग प्रोटॉन की रेज को देखो, प्रोटॉन को तो वो भी बीम ऑफ पार्टिकल है। तो यहाँ पर ये जो है ना, ये जो रोंजन जब पढ़ रहा था तो यहां से कुछ रेडिएशन निकल गई, और उन रेडिएशन को जब उसने मजीद स्टडी किया तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में किसी के अंदर भी नहीं मैच कर रहे थे, उसका वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी वगैरह वेव नंबर वगैरह। और सिमिलरली ना वो पॉजिटिव रेज थे और ना वो कैथोड रेज थे। तो अननोन रेज जो वहां से निकल गई, उस अननोन रेज को डब्ल्यू.सी. रोंजन ने क्या नाम दिया, एक्स रेज का नाम दिया। तभी मैं ये कह रहा हूं कि इसको डिस्कवर करने वाले बंदे का नाम है रोंजन। और वो क्या कर रहा था, वो कैथोड रेज की प्रॉपर्टी पढ़ रहा था। प्रॉपर्टी में उसने कुछ ऐसा देखा, जब ये एनोड को चेंज कर रहा था वहां से कुछ अननोन रेडिएशन निकल गई जिनकी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ वेव नंबर ना वो पार्टिकल के साथ मैच कर रही थी, ना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम है उसमें किसी के साथ मैच कर रही थी। दैट्स व्हाई दे कॉल देम एक्स रेज। एक्स का मतलब ये अननोन। उस वक्त तक बाकी सारी रेडिएशन डिस्कवर हो गई थी 1895 तक, ये सारी हो गई थी, लेकिन जो रह गया था वही अननोन रेज और उसको उसने एक्स रेज का नाम दिया। अब ये जो एक्स रेज है इसको आप लोग प्रोड्यूस कर सकते हो मुख्तलिफ तरीकों से। एक को हम बोलते हैं रोंजन मेथड, दूसरे को हम बोलते हैं कॉलेज मेथड, तीसरे को हम बोलते हैं बीटाट्रॉन मेथड विच इज आल्सो नोन एज हाई एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन। अब ये जो मेथड है ना डिफरेंट है, ये ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ ये रेडिएशन, यानी कैथोड से जो ये रेडिएशन निकल रही है और एनोड के ऊपर आ रही है, ये असल में ये जो कैथोड है इसके ऊपर डिपेंड कर रही है। जिस तरह रोंजन मेथड में यहाँ कैथोड से निकल रही है, कॉलेज मेथड में आप लोग गैस वगैरह को यूज करते हो, बीटाट्रॉन मेथड में जो रेज निकल रही उसको हाई एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन, उसको आप लोग क्या करते हो, एक्सेलरेटर से पास करते हो और उसका स्पीड तेज होता है और यहाँ पर आके लग जाते हैं। मतलब ये मैं ये कह रहा हूँ, ये जो डिफरेंट टाइप्स हैं ये टाइप्स किसकी बेस पर है, ये टाइप्स कैथोड की जो नेचर है उसकी बिना पर है। ठीक, अब यहाँ पर मैं आप लोग को ये जो रोंजन मेथड है इसको डिस्कस कर रहा हूँ, या ये जो कैथोड जो प्रोड्यूस क्या कहते हैं एक्सरे जो प्रोड्यूस हुए वो किस तरह से प्रोड्यूस हुए रोंजन मेथड में मैं आप लोग को ये बताने वाला हूँ। देखो यहाँ पर उसने क्या किया, स्पेशल टाइप ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब लिया है, ये भी एक डिस्चार्ज ट्यूब है स्पेशल किस्म का, और यहाँ पर इसने इसको एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट किया हुआ है
और जो एक्सटर्नल सोर्स है यानी बैटरी है। और बैटरी में अगर आप लोग कैथोड रेस की डिस्कवरी में देख लो, वहां से 5000 से लेकर 50,000 तक। लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम वोल्टेज हाई करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है उसको ज्यादा करना है। यहाँ पर जो इसने वोल्टेज लिया है रोंजन ने, वो 30,000 केवी यानी किलोवाट से लेकर 50,000 के, यानी के का मतलब है 50,000 वोल्ट तक। 30,000 वोल्ट से लेकर 50,000 वोल्ट तक जो एक्सटर्नल सोर्स बैटरी उसने यूज किया। यहाँ पर इसने लिया हुआ है कैथोड और यहाँ इस साइड पर लिया हुआ है एनोड। और एनोड को जो उसने फिट किया हुआ है ये 45 डिग्री के ऊपर। 45 के ऊपर क्यों किया है ये भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और एनोड को उसने, ये कैथोड है और ये वाला एनोड है, सही है, ये बातें देखना है। ये एनोड हो गया और ये वाला क्या है, ये वाला कैथोड है। कैथोड और एनोड, कैथोड को उसने कनकेव लिया और एनोड को 45 डिग्री के ऊपर लिया हुआ है। और एक्सटर्नल सोर्स यानी यहाँ पर वैक्यूम पंप लगाया हुआ है। वैक्यूम पंप इधर देख लो, ये वैक्यूम पंप है कोई, जिससे यहाँ से क्या प्रेशर को कम करते हैं। और प्रेशर जो इसने कम किया वैक्यूम पंप के जरिए से बीपी से, तो वो कितना था, वो तो 0.001 टार। इसने इतना प्रेशर ले लिया। अब इतना प्रेशर लिया और ये वोल्टेज वगैरह ये अप्लाई कर लिया। और ये जो एनोड है इसको क्या किया हुआ, इसको 45 डिग्री के ऊपर रखा हुआ, यानी एंगल के ऊपर रखा हुआ ऐसा, और कैथोड को ऐसा रखा हुआ है। अब इन दोनों का मकसद क्या, ये मैं आप लोगों को आगे बताने वाला हूँ। अब यहाँ पर क्या हुआ, जब इसने वोल्टेज अप्लाई किया तो यहाँ ये जो गैस है, गैस की आयनाइजेशन होगी, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन प्रोड्यूस हो गए। अब पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जब प्रोड्यूस हुए, पॉजिटिव आयन आए और इस कैथोड के साथ क्या हुआ, स्ट्राइक करके, तो कैथोड के साथ इसने कोलिजन शुरू कर ली। तो कैथोड से भी यहां से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो गए। असल में यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर थर्मियनिक इमिशन हुआ। थर्मियनिक इमिशन और फील्ड इमिशन मैंने पहले भी आप लोगों को बताया। थर्मो आयानिक इमिशन आप लोग बोलते हैं, थर्मो आयानिक इमिशन। थर्मोआयनिक इमिशन का मतलब ये है कि ये कैथोड आप लोग हीट अप हो गया। आप लोग इलेक्ट्रॉन को निकालो हीटिंग से, जब इसके साथ ये कोलाइड कर रहे थे तो ये हीटिंग इसके अंदर प्रोड्यूस हो गई। अब हीटिंग जब इसके अंदर प्रोड्यूस हुई और हाई वोल्टेज इसको मिला हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉन को यहां से निकाल रहे हैं, यहाँ कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकल रहे। वो जो कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इसको इसने ऐसा रखा हुआ है कनकेव। कनकेव का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल अब जिस तरह आप लोग क्रिकेट वगैरह खेलते हो या कोई और काम करते हो, जिस तरह या कोई भी काम है, आप लोगों ने बाहर से कोई चीज आ रही है और इसको आप लोगों ने ऐसा पकड़ो, तो इसके साथ लगेगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा। जब आप लोग ऐसे करोगे तो डायरेक्ट इधर आएगा। और जब इसको ऐसा रखोगे तो कोई चीज आएगी इसके साथ लगेगी, सीधे ऐसे जाएगी। तो ये जो बीमा पार्टिकल है या इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ से निकल रहे कैथोड से रेस, यहाँ पर ऐसे इसने ऐसे इसलिए रखा हुआ है कि सीधा जाए। यहाँ से सीधे आ रहे हैं, यहाँ से क्या कर रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन वगैरह है पार्टिकल है वो सीधे आ रहे हैं। और यहाँ ये जो एनोड है, एनोड को उसने 45 एंगल के ऊपर रखा है। अब किसी चीज बाल आएगा क्रिकेट में, आप लोग बैट को ऐसे करते तो उधर जाते हैं, बैट को ऐसे करते तो ऐसे आते हैं। अब बैट को आप लोगों ने ऐसा रखा हुआ है इस तरह, और यहाँ से कोई चीज आएगी तो ये तो इधर नहीं जाएगी, ये इधर आएगी। इसको 45 एंगल के ऊपर रखने का मकसद ये था। जब यहाँ से क्या हुआ, यहाँ पर ये एनोड है, एनोड के ऊपर लग रही है। और दो तीन बातें आगे मजीद याद रखो कि ये जो एनोड है इसकी कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए। प्रॉपर्टी ये है कि इसका एक एटॉमिक नंबर हाई होना चाहिए। एटॉमिक नंबर हाई होने के साथ इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ये हाई होना चाहिए। और ये कोई हेवियर एलिमेंट होना चाहिए जिसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए, कोई छोटे एलिमेंट नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, ये जो एक्स रेज की प्रोडक्शन में हमारे पास मेटल यूज होते हैं, ये मोस्ट ऑफ द केसेस हेवियर मेटल यूज होते हैं, हेवी मेटल। और हेवी मेटल मोस्ट ऑफ द केसेस अल्युमिनियम से लेकर हम गोल्ड तक यूज कर सकते हैं। ये जो यहाँ पर एनोड है ये अल्युमिनियम हो सकते हैं, गोल्ड हो सकते हैं, या कोई और हेवी मेटल सिल्वर वगैरह ऐसे हो सकते हैं। लेकिन ये हाइड्रोजन, हीलियम, ये चीजें नहीं हो सकती। इसके एटॉमिक नंबर हाई होने चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होने चाहिए। और सिमिलरली यहाँ ये जो कैथोड है, कैथोड मोस्ट ऑफ द केसेस हम ये जो रोंजन मेथड है इसके अंदर किसको यूज करते हैं, टंगस्टन को यूज करते हैं। टंगस्टन को इसलिए यूज करते हैं कि वो जल्दी हीट अप होते हैं। जल्दी हीट अप होगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि ये जो एनोड है ना, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होने चाहिए, हेवी मेटल होने चाहिए, और साथ में जो एटॉमिक नंबर है विच विल बी ग्रेटर। ये जितना ज्यादा होगा तो यहाँ ये जो एक्स रेज है ना, ये असल में डिपेंड करेगी ये एनोड आप लोगों ने कौन सा लिया। एनोड असल में मेटल है। जब इसके ऊपर लगती है तो यहाँ एनोड से क्या होती है, यहाँ एनोड से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, यानी रेडिएशन निकल रही है। और वो जो रेडिएशन निकल रही है वो इधर से आएगी, इधर से आएगी, यहाँ पर इसने विंडो लगाई है,
कोई विंडो यानी शीशे कोई स्क्रीन से लगाई हुआ है, और इससे जब ये पास आउट होती है ये वाले रेडिएशन, और जब इसको ये स्टडी कर रहा है तो स्टडी करने के बाद इसके पास ये रिजल्ट आया कि ये जो रेज है ना, ये ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में किसी के साथ मैच कर रहे हैं, ना पॉजिटिव रेस के साथ यानी किनार रेस के साथ, और ना नेगेटिव रेस मीन टू से कैथोड रेस के साथ ये मैच कर रही थी। तो इन्हीं रेस को फिर रोंजन नाम दिया, किसका? एक्स रेस का, अननोन का। ये उसका मेथड है, ये चीजें क्या लिए कैसे लिए ये सारी चीजें मैंने बता दी। सही है। जो रोंजन मेथड है इससे यहां से इस तरह एक्सरे प्रोड्यूस होगी। अब एक्सरे जो है ना वो फर्दर जो है ना दो टाइप्स के है, एक को हम बोलते हैं कंटिन्यूस एक्सरे और दूसरे को हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। अब कंटिन्यूस एक्सरे क्या है? देखो मैं कंटिन्यूस एक्सरे आप लोगों को समझाता हूँ। ये हमारे पास कोई मेटल है, ये मेटल है, और ये इसके अंदर क्या है? ये इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ये इसका न्यूक्लियस और बाहर यहाँ पर ये शेल है, और ये शेल के अंदर कौन है? शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है। शेल के अंदर कौन है? ये इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन असल में ऐसे नहीं पड़े होते, इलेक्ट्रॉन पेयर की फॉर्म में पड़े होते। ये बात आप लोगों ने याद रखी, दूर दूर नहीं होते। दो यहाँ पर हो गए, दो यहाँ पर इस तरह हो गए। ये भी सिमिलरली यहाँ पर ये भी इलेक्ट्रॉन है। ये कौन है? इलेक्ट्रॉन है शेल के अंदर। अब आप लोग क्या करते हो, ये जो मेटल है इसके ऊपर कोई हाई फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को आप लोग फॉल करते हो, जिसकी जो वेलोसिटी होती है वो ज्यादा होती है। हाई वेलोसिटी वाले इलेक्ट्रॉन को आप लोग इस टारगेट एलिमेंट यानी मेटल है इससे आप लोग पास करते हो। जो जिस इलेक्ट्रॉन को, ये मैं कंटिन्यूस की बात समझा रहा हूँ आप लोगों से, ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन को आप लोग या रेडिएशन को यहां से पास करते हो जिसकी वेलोसिटी v1, इनिशियल वेलोसिटी v1 है। अब जब आप लोग इसको टारगेट एलिमेंट यानी इस मेटल से पास करते हो, ये यहां पर आ रहा है, यहां पर आ रहे हैं, और यहां से इस तरह डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। अब क्यों डिफ्लेक्ट होता है, रीजन क्या है, और क्यों कैसे हुआ, और उसके बाद क्या रिजल्ट निकला, उस चीज को मैं आप लोगों को समझाने वाला। पहले था v1 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, ये यहां पर इलेक्ट्रॉन है। सही है। यानी रेडिएशन है, और रेडिएशन का मतलब है इलेक्ट्रॉन है। ये जब आएंगे यहाँ न्यूक्लियस के पास से गुजरते हैं तो यहाँ पर ये डिफ्लेक्शन शो कर लेते हैं। ये डिफ्लेक्ट हो गए, किसकी तरफ डिफ्लेक्ट हो गए? न्यूक्लियस की तरफ डिफ्लेक्ट हो गए। और जब ये रेडिएशन जो है ना, रेडिएशन या यही जो इलेक्ट्रॉन है जो आप लोगों ने टारगेट किया हुआ, इलेक्ट्रॉन है या फोटॉन है या रेडिएशन है, जो भी चीज है ये सारी एक ही चीज है, जिसकी वेलोसिटी इनिशियल v1 है। और बाद में जब आप लोगों ने इसको स्टडी किया, इसकी वेलोसिटी 2v2। अब यहाँ पर ये डिफ्लेक्ट किया हुआ, हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। जब इसको आप लोगों ने टारगेट किया और ये आ रहे न्यूक्लियस के पास से गुजर रहा है, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वो न्यूक्लियस इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो ये न्यूक्लियस के करीब जाएगा और अपनी जो वेलोसिटी है इसकी वेलोसिटी के अंदर कमी आएगी, वेलोसिटी इसकी कम होगी। वेलोसिटी जब कम होगी ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन टुवर्ड पॉजिटिव न्यूक्लियस, यहां से ये कुछ रेडिएशन को लॉस करेगा, क्योंकि वेलोसिटी के अंदर कमी आ गई, अट्रैक्शन इसने शो किया, तो यहां से ये कुछ ना कुछ रेडिएशन को लॉस कर रहा है। और यहां बाद में जब आप लोगों ने इसकी वेलोसिटी देखी वो पहले वाली वेलोसिटी से कम थी, यानी ये जो वेलोसिटी है इसके अंदर क्या हुआ है, इसके अंदर कमी आई हुई, ये कम हुआ है, मिनिमाइज हुआ है, यानी रिटार्डेशन इफेक्ट है। रिटार्डेशन रिटार्डेशन इन वेलोसिटी, रिटार्डेशन इन व्हाट? रिटार्डेशन इन वेलोसिटी। रिटार्डेशन क्यों वेलोसिटी के अंदर आई है? ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड न्यूक्लियस, और इसने डिफ्लेक्शन शो किया है, और इस इफेक्ट को हम बोलते हैं ब्रेंच-स्टेलॉम इफेक्ट। यहां से इसने कुछ रेडिएशन लॉस किए हैं, और इन रेडिएशन को जब आप लोगों ने स्पेक्ट्रम से गुजारा है या इन रेडिएशन को जब स्टडी किया मजीद, तो ये किस रेंज के अंदर आ रही थी? ये वाली जो रेडिएशन है ये एक्स रेज के अंदर आ रही थी, एक्स रे रीजन के अंदर आई। इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूस एक्सरे। कंटिन्यूस एक्सरे की रिजल्ट में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकले, सिर्फ ये यहाँ न्यूक्लियस से पास से गुजरा है। आप लोगों ने ऐसा करना है कि इसको बाहर से नहीं गुजारना है, इसको ऐसे तरीके से फिट करना है कि न्यूक्लियस से पास से गुजरे। पास से जब गुजरेगा वेलोसिटी कम होगी। अगर वेलोसिटी कितनी कम होगी? फॉर एग्जांपल अगर इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, यहां से देखो मैं समझाता हूं, टोटल जो वेलोसिटी है या टोटल जो एनर्जी है ना, पहले अगर इसकी एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी मूवमेंट की वजह से, वो है हाफ एम बी स्क्वायर, और v1 का स्क्वायर आप लोग देखो, और बाद में ये जो वेलोसिटी है काइनेटिक एनर्जी है ये हाफ एम बी स्क्वायर O2। पहले इसकी कितनी काइनेटिक एनर्जी है, टोटल जो एनर्जी है
काइनेटिक एनर्जी, या मैं डायरेक्ट एनर्जी लिख लेता हूँ, वो कितनी है, वो है हाफ mv² 1 माइनस हाफ mv² 2। बात वो पहले वाली वेलोसिटी से, अगर बात वाली वेलोसिटी को आप लोग माइनस कर लोगे तो इसकी टोटल एनर्जी हो जाएगी, मतलब बात की एनर्जी इतनी होगी। एनर्जी का मतलब ये है कि इसकी वेलोसिटी बाद में इतनी होगी, पहले ज्यादा थी अब स्लो होगी, इसने न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन शो की। और जब अट्रैक्शन शो करेगा तो एनर्जी किसके बराबर है, एनर्जी बराबर है एच न्यू के, यानी ये जो रेडिएशन है ये इमिट कर लेगा, और इन ये जो रेडिएशन है ये फॉल करती है किसके अंदर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के एक्स रेज जो रीजन है उसके अंदर ये फॉल करती है। ये पहला वाला मेथड हुआ जिसको हम बोलते हैं कंटिन्यूस एक्सरे। अब कंटिन्यूस एक्सरे के बाद दूसरे कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे में देख, तो यहाँ पर जगह है, यानी जगह होगी तो मैं इसको इधर ही लिख लेता हूँ, जगह 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 नहीं है, चलो मैं इसको मिटाता हूँ, सही है। मैं इसको मिटा के कंटिन्यूस एक्सरेज के बाद किसको समझाता हूँ, करेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज। करेक्टरिस्टिक्स एक्सरे कंटिन्यूस की समझ आएगी ना, कि न्यूक्लियस से पास से आप लोगों ने किसको गुजारा, इलेक्ट्रॉन को गुजारा, रेडिएशन को गुजारा, और बाद में उसकी वेलोसिटी को देखा तो वो पहले वाले वेलोसिटी से क्या थी, कम थी, और इसी को हम बोलते हैं रिटार्डेशन इन वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी के अंदर कमी आ गई, जिसको हम बोलते हैं ब्रेन-स्टेलम इफेक्ट। और यहां से इसने रेडिएशन लॉस की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में किसके अंदर आ रही थी, एक्सरेज की रीजन के अंदर फॉल कर रही थी। दूसरे करेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज। अब करेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज क्या होती है इसको समझना आप लोग, वही एटम में न्यूक्लियस है, पहला शेल है, दूसरा शेल है, और तीसरे ऊपर इसके साथ सुरख सेम होगा, तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, ये चौथा शेल है, ठीक। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहले शेल के अंदर ये इलेक्ट्रॉन है, दूसरे के अंदर ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। अब मैं वो चीजें नहीं समझा रहा कि 6 4 है 5 है, जितने भी, ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, सही है। ये मैंने इलेक्ट्रॉन ड्रा कर लिए। अब देखो क्या होता है करेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज में, क्या होता है करेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज, या इसको हम बोलते हैं इनर्शियल ट्रांजिशन या इनर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। आप लोग क्या करते हो, किसी भी जो सोर्स है, इनिशियल इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, नेगेटिव चार्ज है, ये जब आएंगे और इसको आप लोगों ने ऐसा फिट किया हुआ है कि ये जो इनर शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है इसको नॉकआउट करे, क्या करें, नॉकआउट करे। अब इनर शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है, आप लोग बोलोगे सर इनर शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा। देखो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन इसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, वेलोसिटी ज्यादा। फॉर एग्जांपल एक बंदे उतने ऐसे स्लो घूम रहा है, इसको आप लोग इस तरह धक्का दो तो वो आगे नहीं जाएगा। अब एक बंदा है या कोई चीज है वो इतना स्पीड के साथ इस तरह घूम रहा है, उसको तो थोड़ा सा इस तरह हाथ दो तो वो गिर के चला जाएगा। मतलब ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं इसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है इनर शेल के अंदर, वेलोसिटी ज्यादा होगी और बाहर से भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, और ये जैसे ये हाई इलेक्ट्रॉन के साथ लगे तो इसको निकाल देंगे। देखो यहां से ये इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और इसको आप लोग क्या करो, इसको आप लोग फॉल करो या टारगेट करो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर। जब ये इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगेंगे तो इस इलेक्ट्रॉन को यहां से क्या करेंगे, निकाल देंगे। पहले 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, अब सपोज करो 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, एक इलेक्ट्रॉन इसने यहां से निकाल दिया, ये जो बाहर से इलेक्ट्रॉन है इन्होंने। अब यहां पर वैकेंसी क्रिएट होगी, यानी जगह खाली होगी। अब हमें पता है कि नीचे शेल के अंदर या पहले शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो स्टेबल होता है। स्टेबल का मतलब ये है कि इस इधर एनर्जी कम होती है, इधर एनर्जी ज्यादा होती है। अब इसी वैकेंसी को फिल करने के लिए किसी भी हायर शेल से, वो हायर शेल दूसरा भी हो सकते हैं, तीसरा भी हो सकते हैं, चौथा भी हो सकता है, वहां से इलेक्ट्रॉन आ सकता है। अब क्या होगा, यहां से ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसी वैकेंसी को फिल करने के लिए ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर आएगा। अब जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर आएगा तो ये क्या करेगा, ये रेडिएशन को लॉस करेगा, रेडिएशन को लॉस करेगा। और इन रेडिएशन को जब हम स्टडी करते हैं तो ये किसके अंदर लाई कर रहे थे, दे लाई इन एक्स-रेज रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, or these electrons are not out from inner shell. That's why characteristics X-rays are known as inner electronic transition या inner shell transition. अब ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, पहले शेल को आप लोग बोलते के, दूसरे को बोलते एल, तीसरे को बोलते एम, चौथे को बोलते एन, के एल एम एन। देखो अब ये इलेक्ट्रॉन जो ऊपर से आया, किससे आया, एल से आया के अंदर, और इसको हम बोलते के सीरीज। अब इलेक्ट्रॉन अगर पहले शेल से निकला हुआ, के से निकला हुआ है, और इसी को वैकेंसी को क्रिएट करने के लिए इलेक्ट्रॉन दूसरे से आया हुआ है, तो
इस ये पूरे एक सीरीज है, इसको हम बोलते हैं के अल्फा। के अल्फा, ये जो रेडिएशन है या ये जो एक्सरे है इसको हम बोलते हैं के अल्फा। अब देखो, ये के शेल से इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है और इसको फिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन आ रहा है एल से। किधर से आ रहे हैं? एल से आ रहे हैं। एल से ये इलेक्ट्रॉन आ गया। अब इसी रेडिएशन को जब वो स्टडी कर रहा है, ऐसे आ गया यहां पर, इसको जब वो स्टडी कर रहा है तो इसको देख रहा है, तो इसको वो नाम दे रहे हैं के सीरीज है, क्योंकि के अंदर लाई कर रहा है लेकिन दूसरे से आ रहा है। दूसरे का मतलब है तीसरे से आ रहा है। पहला मतलब ये हो गया, दूसरा मतलब ये हो गया। या आप लोग की जबान में दूसरा एल है तो तीसरा एम हो गया, तो इसको वो नाम देगा के बीटा। के है के सीरीज, लेकिन दूसरे से आ रहे तो के बीटा। अब ये भी पॉसिबिलिटी है कि यही जो इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है इसको फिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन यहां से आ जाए। यहां से जब आएगा तो ये भी रेडिएशन तो लॉस करेगा ना, ये भी रेडिएशन लॉस करेगा, और इस रेडिएशन को हम बोलेंगे के गामा। के अल्फा, के बीटा और के गामा। अब ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशन है, के अल्फा है, के बीटा है, के गामा है, ये एक दूसरे से डिफर है तीन चीजों में, चार चीजों में: एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेव नंबर। अब अगर आप लोग देखते हो यहाँ इन दोनों के दरमियान एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा है। इधर से इलेक्ट्रॉन आएगा और इधर से, इन दोनों के दरमियान एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है। मतलब ये है कि के अल्फा, के बीटा और के गेमा में अगर आप लोग एनर्जी का रेंज देखोगे, किसका रेंज देखोगे? एनर्जी का रेंज देखोगे के अल्फा और के बीटा और के गेमा में, तो के अल्फा की एनर्जी, के बीटा की एनर्जी, के गेमा की एनर्जी का जो आर्डर होगा के सीरीज में वो ऐसा होगा कि अल्फा की एनर्जी सबसे कम, या मैं अगर एनर्जी का के अल्फा की एनर्जी सबसे कम, उसके बाद के बीटा की एनर्जी, और उसके बाद के गामा की एनर्जी, के अल्फा बीटा गामा। यहां पर ये एनर्जी का गैप, इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, वेव नंबर सबसे ज्यादा, वेवलेंथ सबसे कम, वेवलेंथ सबसे कम, और वेवलेंथ सबसे कम, उसके बाद इसका और इसका बाद, ये एनर्जी काट रहे हैं। पहले शेल से आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन को निकालो, और ये पॉसिबिलिटी जो है ना ये सिर्फ तीन तक है, इसके अलावा नहीं हो सकती। सर अगर इसके अलावा कोई पांचों शेल है वहां से आ सकते हैं, तो वहां से नहीं आ सकते हैं। इसकी जो पॉसिबिलिटी है ये तीन तक है। आ सकते हैं, आ सकते हैं, ये मैं नहीं कह रहा कि नहीं आ सकते हैं, लेकिन वो जो रेडिएशन होगी वो फिर किसके अंदर फॉल नहीं करेंगे? वो फिर एक्सरेस का जो रीजन है इसके अंदर फॉल नहीं करेगी, वो किसी और रीजन के अंदर फिर क्या कर जाएगी? फॉल कर जाएगी। ठीक। दूसरा जो मैं अभी देखता हूं, दूसरा क्या है कि अगर दूसरे शेल से इलेक्ट्रॉन निकल गया, वो क्या है? मैं वीडियो को फिर देख लेता हूं। लेट सपोज इलेक्ट्रॉन जो है ना वो दूसरे शेल से निकल गया है, यानी एल से निकल गया। पॉसिबिलिटी है के एल एम एन, इधर तक पॉसिबिलिटी है। अब इधर से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसकी वैकेंसी को क्रिएट करने के लिए ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा तो ये क्या करेगा? रेडिएशन को लॉस करेगा, यानी रेस को लॉस करेगा, यानी एनर्जी को लॉस करेगा। तो यहां पर आप लोग ये जो रेडिएशन को फिर स्टडी करते हो, ये एक्स रेज रीजन के अंदर लाई करती है। अब इलेक्ट्रॉन एल से निकला हुआ है तो ये एक सीरीज बनेगी जिसको हम बोलेंगे एल सीरीज। क्या चीज है? एल सीरीज। मैं यहां पर लिख लेता हूं एल वाले को। अब एल सीरीज बन रही है, और एल को फिल करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो एम से आ रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे एल अल्फा। क्या चीज है? एल अल्फा। इसी तरह यहाँ इस वैकेंसी को फिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन यहां से आ रहे हैं, ये तीसरे से आ रहा है, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। इसके लिहाज से सही है, इसके लिहाज से या ये पहला हो गया या ये दूसरा हो गया। दूसरे से आ रहा है तो इसको हम बोलेंगे एल बीटा। एल बीटा। अब इसी तरह इस वैकेंसी को फिल करने के लिए यहाँ इलेक्ट्रॉन एल एम एन ओ से भी आ सकता है, और इधर से ये रेडिएशन को क्या करेगा? ये इन रेडिएशन को लॉस करेगा। इसको हम बोलेंगे एल गामा। अब यहां पर भी आर्डर है। आर्डर का मतलब ये है कि अगर आप लोग एनर्जी के बेस पर देखोगे तो इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा, एनर्जी ज्यादा होने के साथ साथ इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होने के साथ साथ वेव नंबर सबसे ज्यादा, और क्या चीज इनका कम होगा? इसका जो वेवलेंथ है ना वो कम होगा। इस आर्डर में मैं कह रहा हूँ, इसका वेवलेंथ सबसे कम, ये तीनों सबसे ज्यादा। और यहां पर भी सेम केस है कि एनर्जी सबसे ज्यादा, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, और वेव नंबर सबसे ज्यादा, और वेवलेंथ जो है ना वो सबसे कम।
ये मुख्तलिफ सीरीज बन रही है, यानी इलेक्ट्रॉन एल से निकल गया और इसको वैकेंसी को क्रिएट फिल करने के लिए एम से आ रहा है, एन से आ रहा है या ओ से आ रहा है। तो इसके लिए आप लोग यहाँ ये जो है ना ये सीरीज मुख्तलिफ लिख सकते हो। और एक बात आप लोगों ने और याद रखनी है, अगर एनर्जी की बेस पर हम देखेंगे तो के सीरीज की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू एल सीरीज और एज कम्पेयर टू एम सीरीज। तो यहाँ से ये सारी चीजें बताने का मकसद ये है, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे यानी किसी इनर शेल से इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसको वैकेंसी को क्रिएट करने के लिए किसी हायर शेल से इलेक्ट्रॉन आएगा तो एनर्जी को लॉस करेगा, एनर्जी को लॉस करेगा, उस एनर्जी को अगर आप लोग देखोगे तो वो एक्स रेज रेंज के अंदर लाई करती है। अगर के से निकल रहे हैं और एल से आ रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे के अल्फा, के से निकल रहे हैं और एम से आ रहे हैं इसको हम बोलेंगे के बीटा, के से निकल रहे हैं और एन से आ रहा है तो इसको हम बोलेंगे के गामा। और यहाँ पर ये मैंने एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का रेंज आप लोग को बता दिया। अब एमसीक्यूज के लिए एक और चीज आप लोग को पता होना चाहिए कि ये जो स्पेक्ट्रल लाइन बनती है ये भी एक किस्म की स्पेक्ट्रल लाइन है, इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो आप लोग जिस शेल से आ रहे हैं और जिस शेल के अंदर जा रहे हैं उससे वन को माइनस कर लो, वन को माइनस कर लो। आप लोग ऐसा करो एन माइनस वन पुट करो, एन माइनस वन। फॉर एग्जाम्पल एन माइनस वन का क्या मतलब सर, अगर आप लोग के पास जो है ना इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल के अंदर है, यानी किसी एटम के अंदर दो ही शेल है, यानी दूसरे शेल से आ रहा है इलेक्ट्रॉन, दो शेल है, इनका मतलब ये दो शेल है, किसी एटम के अंदर दो शेल है तो उसके अंदर कितनी स्पेक्ट्रल लाइन बनेगी। तो यहाँ टू से आप लोग वन को माइनस करो और ये वन ही बन जाएगी। कैसे वन सर, क्या मतलब, मतलब ये है ना, ये फॉर एग्जांपल कोई एटम है, इसके अंदर कितने शेल है, दो ही शेल है, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज के केस में मैं कह रहा हूँ। अब आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन को यहां से निकाला है तो एक ही पॉसिबिलिटी है ना कि यहां से इलेक्ट्रॉन जम करके इधर आए, और तो कोई पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती। तो दैट्स वाई इसके केस में जो है स्पेक्ट्रल लाइन वन बनेगी। ये मैं फार्मूला आप लोग को बता रहा हूँ। देखो इसी तरह अगर किसी एटम के अंदर कितने शेल हैं, किसी एटम के अंदर जो शेल है वो है दो, शेल कितने, दो, दो दो तो हो गए ना, एक के लिए तो पॉसिबिलिटी नहीं है, एक शेल होगा तो उसके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे बन ही नहीं सकती। देखो किसी एटम के अंदर तीन शेल हैं तो तीन शेल वाले केस में कितनी स्पेक्ट्रल लाइन बनेगी, कितने एक्सरेज, कितनी टाइप्स की एक्सरेज बनेंगी स्पेक्ट्रल लाइन का मतलब है के अल्फा के, बीटा के, गैमा, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो तीन से वन को माइनस करो तो आंसर विल बी टू। यहाँ पर दो तरह के एक्सरे जो है ना वो बनेगी, या के अल्फा बनेगा या के बीटा बनेगा, सही है, और पॉसिबिलिटी यहाँ पर नहीं हो सकती। यानी ऐसा करो कि शेल से आप लोग वन को माइनस करो तो उतनी तरह के आप लोगों के पास स्पेक्ट्रल लाइन बनती जाएगी। ठीक, ये मैंने फार्मूला आप लोगों को बताया कि आप लोग एक्सरेज को साथ में जो स्पेक्ट्रल लाइन है या टाइप्स ऑफ एक्सरे इसको कैलकुलेट कैसे करते हो। इसके बाद जो है ना वो प्रॉपर्टी ऑफ एक्सरेज रह गई और प्रॉपर्टी के साथ डिफरेंट फील्ड के अंदर उसके यूजेस, वो आप लोग जो आप लोग की बुक्स है, बुक्स के अंदर ये लिखे हुए हैं, उसके अंदर कोई भी इस तरह जो कंसेप्चुअल चीज है वो नहीं है। इसके बाद जो नया लेक्चर होगा उसमें हम मोज़लेला या एक्सरेज यानी एटॉमिक नंबर के एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप देखकर जो एक्सरे वाला का आता है ये भी खत्म हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।